गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जन संघर्ष और आंदोलन के अंतर्गत कुछ पॉइंट जो है उसके विषय में आपको हम बताते हैं। इसमें ये है, सबसे पहले वर्ग विशेष के आप ये जान गए होंगे कि जन संघर्ष क्या होता है या आंदोलन क्या होता है। जनता के द्वारा किया गया संघर्ष किसी पर्टिकुलर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ठीक ना, उसको जन संघर्ष कहते हैं। या लोकतंत्र की स्थापना के लिए या सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ, किसी के खिलाफ यदि जनता के द्वारा संघर्ष किया जाता है तो वो हो जाता है जन संघर्ष। और ये कभी कभी क्या हो जाता है, आंदोलन का रूप ले लेता है। बृहद रूप में इस आंदोलन के माध्यम से अपनी बातों को मनवाया जाता है। तो इसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी और इसके अंतर्गत ही है वर्ग विशेष के हित समूह व जन सामान्य के हित समूह। वर्ग विशेष का मतलब है कि एक व्यवसाय से संबंधित, चाहे वो व्यवसाय वकील हों, अध्यापक हों या फिर व्यापारी हों, इन लोगों के हित के अंतर्गत, ठीक ना, एक समूह बनता है, एक समूह का गठन किया जाता है और ये लोग अपने जो समस्याएं होती हैं या जो उनकी अपनी पॉलिसीज होती हैं वो सरकार के समक्ष रखती हैं। तो ये वर्ग विशेष से संबंधित हो गया। जैसे कि आपका उसमें था लोकतंत्र के अंतर्गत कुछ राजनीतिक पार्टियां जो थीं वो लोकतंत्र की स्थापना के लिए नेपाल में आंदोलन किया उसने। तो पर्टिकुलर किसने इसमें मुख्य रूप से भाग लिया? राजनीतिक पार्टियों ने। इसी तरह से जन सामान्य के हित समूह है, मतलब कि जनता, जो आम जनता की जो समस्याएं होती हैं, लोक कल्याणकारी कार्य होते हैं, उससे संबंधित जो लॉबी तैयार होती है, जो लामबंदी होती है, जो समूह बनाया जाता है जनता अपने जो आम समस्याएं हैं उसके लिए, ठीक ना। तो वो एक वर्ग विशेष, एक जन सामान्य। जन सामान्य में ही आपका जैसे बोल्विया में हुआ था जल संघर्ष, जल युद्ध, तो वो जन सामान्य के द्वारा एक संस्था के द्वारा, फेडेकोर नामक संस्था के द्वारा ये संघर्ष किया गया था। फिर वो जन संघर्ष का रूप ले लिया, ठीक ना। तो ये जन सामान्य से संबंधित जो भी जनता के समस्याएं, चाहे पानी से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, सड़कों से संबंधित हो, जो आंदोलन किया जाता है वो जन सामान्य हित समूह के अंतर्गत आते हैं। अब है इसी के अंतर्गत है आंदोलनकारी समूह। आंदोलनकारी समूह में कुछ आंदोलनकारी समूह जो होते हैं वो कुछ प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं लोकपाल से संबंधित, लोकपाल बिल से संबंधित आंदोलन किया गया था अन्ना हजारे के द्वारा, ठीक ना। तो वो प्रमुख मुद्दा था, क्या था? लोकपाल बिल का पास होना, वो प्रमुख मुद्दा था। तो वो एक मुद्दे पर केंद्रित था। तो कुछ आंदोलन जो होते हैं वो प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होते हैं और कुछ होते हैं कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं। एक निश्चित समय सीमा के निर्धारित समय सीमा होती है और उसी पर वो उतनी समय सीमा के अंतर्गत आंदोलन करते समय प्राप्त कर लिया जाता है। या फिर सरकार को एक अल्टीमेटम के रूप में दिया जाता है, एक चेतावनी के रूप में, और कुछ समय के लिए आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। एक समय सीमा दे दिया जाता है गवर्नमेंट को या किसी संस्था को या किसी संगठन को आंदोलन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए, जो समस्या होती है उनके समाधान के लिए, यदि सरकार उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत यदि गवर्नमेंट जो है काम कर देती है तो फिर आंदोलन को वापस ले लिया जाता है या फिर उस अल्टीमेटम को आंदोलन का रूप दे दिया जाता है। तो एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्ति का उद्देश्य होता है। फिर है सार्वभौम प्रवृत्ति होनी चाहिए। सार्वभौम प्रवृत्ति में सबके अंदर
जन संघर्ष जब होता है तो एक ही प्रकार की प्रवृत्ति सबके अंदर होनी चाहिए। जब एकजुट कर संघर्ष करेंगे या आंदोलन करेंगे तब किसी आंदोलन की परिणति होती है, वो आंदोलन सफल होता है, ये भी आवश्यक है। और ये है व्यापक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक बड़ी समयावधि भी दी जाती है, ठीक ना। व्यापक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बड़ी समयावधि भी दी जाती है। मतलब कोई भी बड़ा लक्ष्य हो, ठीक ना, कोई बहुत बड़ी समस्या हो, कोई बहुत बड़ा लक्ष्य यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए संस्थाओं को या फिर सरकार को, गवर्नमेंट को एक बड़ी समयावधि भी दी जाती है ताकि वो उन समस्याओं का समाधान कर सके और आंदोलनकारियों को उनके बड़े लक्ष्य की प्राप्ति भी हो सके, ये भी आवश्यक है। तो एक व्यापक लक्ष्य को बड़ी समयावधि से प्राप्त किया जा सकता है। जन आंदोलन या जनसंघर्ष एक दो दिन का नहीं होता, ये लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे आप नागरिकता कानून से संबंधित विधेयक जो पास हुआ था उससे संबंधित आंदोलन देख लीजिए, काफ़ी लंबे समय तक दिल्ली में चला था, ठीक ना, कई जगह हुआ था लेकिन दिल्ली में काफ़ी लंबे समय तक चला और कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से उसको फिलहाल में रोक दिया गया, उसको किसी तरह से समाप्त किया गया। तो ये क्या है, एक व्यापक लक्ष्य के लिए किया गया था। नागरिकता कानून को हटाने के लिए, विधेयक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था, जो कि फिलहाल असफल हो गया है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन जैसे पर्यावरण से संबंधित आंदोलन हुआ, चिपको आंदोलन हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित आंदोलन हुए। तो ये सब सामाजिक हित, समाज के कल्याण के लिए ये आंदोलन किए गए थे लोगों के द्वारा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। और दबाव समूह और आंदोलन में राजनीतिक पार्टियों का भी सहभागिता होती है। राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो भी, कुछ व्यवसायी जो होते हैं लॉबी बना लेते हैं, लॉबिस्ट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं और वो व्यवसायी जो है वो प्रमुख अपने ब्रांड का, अपनी वस्तु के प्रचार प्रसार के लिए एक लॉबी बना लेते हैं और उसका वो अच्छी तरह से वस्तु को प्रायोजित करते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए बहुत सारे कुछ पार्टियां जो हैं या कुछ संगठन जो है राजनीतिक पार्टियों के दबाव में अपने आंदोलन को वापस ले लेती हैं, ठीक ना, ये भी चीज़ होता है। जैसे आप अभी देखे हैं सिनेमा जगत में क्या हुआ था, तो इन लोगों ने एक लॉबी बना ली थी। प्रमुख जो एक्टर एक्ट्रेस थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, इन्होंने एक लामबंदी कर ली थी, लॉबी बना ली थी और इस जो संघर्ष चल रहा था उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाना बाद में शुरू किया। तो इस तरह से आंदोलन क्या हो गया, धीरे धीरे जो आंदोलन उठा था वो आंदोलन फिलहाल में दब गया, जो प्रमुख मुद्दा था वो फिलहाल दब गया। तो इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का भी सहयोग होता है। जब तक राजनीतिक पार्टियां इन आंदोलनों में सहयोग नहीं करेंगी तब तक ये आंदोलन जो है समाप्त नहीं होता है। राजनीतिक पार्टियों का आपसी समझौते के माध्यम से जो आंदोलन है वो धीरे धीरे इसको कमज़ोर कर दिया जाता है, संगठन को कमज़ोर कर दिया जाता है, जन संघर्ष को कमज़ोर बना दिया जाता है। तो इसका इन आंदोलनों का कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। सकारात्मक प्रभाव में ये है कि कभी कभी ये आंदोलन जो है अपनी परिणति को प्राप्त कर लेता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जो जनता के द्वारा आंदोलन किए जाते हैं कभी कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक ना, लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सकारात्मक प्रभाव।
कभी कभी जन संघर्ष बृहद रूप ले लेता है, आंदोलन जो है बृहद रूप ले लेता है, जिससे कि हम अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखने में सफल हो जाते हैं, अच्छी तरह से उसको रख सकते हैं और सरकार फिर क्या है वो हमारी बातों को सुनने के लिए इसको कह सकते हैं कि सुनने के लिए एक तरह से प्रभावित भी होती है, या फिर उसको ये आवश्यक हो जाता है कि वो लोगों की, जनता की समस्याओं को सुने। जैसा कि आपने बोलिविया में पानी के लिए देखा, आर्थिक नीतियों के खिलाफ ये जन संघर्ष हुआ था और अंत में सरकार को क्या करना पड़ा, अपनी पॉलिसी को वापस लेना पड़ा, अपने टैक्स को जो बढ़ाया हुआ टैक्स था उसको वापस लेना पड़ा जन संघर्ष को देखते हुए। तो ये सकारात्मक प्रभाव पड़ा। और कभी कभी इसी जन संघर्ष को राजनीतिक पार्टियां जो हैं आपस में मिलकर दबा देती हैं और जो लक्ष्य की प्राप्ति होती है वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है और संघर्ष जो है बीच में ही दब कर रह जाता है, बीच में ही उसको समाप्त कर दिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है दबाव समूह और आंदोलन का, और कुछ जो है नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, दोनों तरह की चीज़ें हैं। तो इस तरह से बच्चों ये आपका जन संघर्ष व आंदोलन है। इससे संबंधित कुछ पॉइंट ये है कि इसको हम किस प्रकार से, लोकतंत्र के लिए किया गया जन संघर्ष हमेशा सकारात्मक प्रभाव लाता है, जैसा कि नेपाल में देखा आपने, लोकतंत्र के लिए किया गया था, ठीक ना। वो संघर्ष 2001 से शुरू हुआ, 2006 में जाके उसको लक्ष्य की प्राप्ति हुई, लोकतंत्र की स्थापना हुई, राजशाही शासन को हटा दिया गया। इस तरह से ये जन संघर्ष जो है एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना में या फिर लोकतंत्र में जो समस्याएं होती हैं, किसी भी देश में यदि कुछ भी समस्याएं होती हैं तो यदि जहाँ पे लोकतंत्र रहेगा तो वहाँ पे उन समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। हम सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, सरकार को उखाड़ के फेंक सकते हैं। सरकार यदि मनमाने तरीके से कार्य करती है तो उसको हम रोक सकते हैं, आंदोलन के द्वारा, जन संघर्ष के द्वारा, धरना प्रदर्शन के द्वारा अपनी बातों को उनके समक्ष रख के, अपनी समस्याओं को उनको समक्ष रख के। तो इस तरह से ये आपका जन संघर्ष व आंदोलन है। इसमें किस प्रकार से ये देशों में, विश्व के कई देशों में किस तरह से ये लाभकारी हुई है। जैसा कि आप कितनी भी क्रांतियाँ पढ़ चुकी हैं, फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, रूस की क्रांति, भारत के जो है स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति, इसका भी लक्ष्य क्या था, लोकतंत्र की स्थापना करना, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। इसमें भी जन संघर्ष हुए थे, आंदोलन हुए थे, ठीक ना। तो इन्हीं आंदोलनों के द्वारा, इन्हीं आंदोलनों के माध्यम से, जन संघर्ष के माध्यम से ही हम लोग वर्तमान समय में आज़ादी की सांस ले रहे हैं, आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं हम लोग, ठीक ना। तो जन संघर्ष का बहुत महत्व है, एक लोकतंत्र के लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत होता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू लेसन के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, और यदि इस लेसन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता या कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पुनः एक बार पूछ सकती हैं। धन्यवाद।